डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ कंटिन्यूएशन में मैं आपको ये लेक्चर नंबर 3 में जा रहा हूँ बताने। और हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आपको अगर इसको समझना है तो आप कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर देखें। आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और तो आपको समझ में भी आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों तो उसको सॉल्व करने के तरीके के बारे में मैंने बताया था। हमने बताया था आपसे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है यहाँ d⁻n y dx to the power n plus a1 d⁻n - 1 y dx to the power n - 1 plus a2 d⁻n - 2 y dx to the power n - 2 and so on. And here is an - 1 dy dx plus an y is equal to q। ये आपका कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसके बारे में हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या तरीके होते हैं। तो मैंने आपसे याद करिए कि मैंने कहा था कि इसको ऐसे लिखिए d⁻n plus a1 d⁻n - 1 plus a2 d⁻n - 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर an - 1 d plus an और यहाँ पर y इज इक्वल टू q। अब यहाँ तो इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ d और y इज इक्वल टू q। इसको आप 1 मान सकते हैं और यहाँ कह सकते हैं कि वेयर f ऑफ d इज़ d⁻n plus a1 d⁻n - 1 plus a2 d⁻n - 2 plus an - 1 into d plus an। तो ये आप अभी कह सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के हमने बताए थे कि सबसे पहला काम होता है, आपको 3 तरह से मैंने बताया था। तो पहला ये बताया था 3 स्टेप में, मैं इसको और शॉर्ट कर दे रहा हूँ। पहला बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया था। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही आपको निकालना होता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता था। और यहाँ निकालना पड़ता था पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते थे, जो ये आपका y का कोफिशिएंट है d के टर्म्स में, f ऑफ d है, तो f ऑफ d को हम जहाँ जहाँ d दिख रहा है वहाँ m लिख के 0 कर देते थे। तो यही ऑक्सिलरी इक्वेशन होता था। अर्थात हम ये बात करें हम इसको तो ये हो जाएगा, सच पूछिए तो यहाँ पर जो मिलेगा m⁻n plus a1 m⁻n - 1 plus डैश डैश an इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता था। इसी से हमको लिखना पड़ता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको CF कहते थे। CF लिखने का तरीका हमने रूल्स आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था वो PI जो होता था ये होता है 1/f ऑफ d ऑफ q। ये 3 चीज़ें अगर मिल जाती थी तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन लिखते थे हम लोग। कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा इसका वो लिखाता था यहाँ पर y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ये बात हमको ऑलरेडी हमने क्या क्या बताया है आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन समझा दिया है आपको, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूल्स भी बता दिए थे कि किस तरह से आपके रियल रूट्स होते हैं, कैसे आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कैसे 2 रूट्स सेम हो जाते हैं। तो इस तरह का कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें आप। इसके बाद जो आता है वो है आपका है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की वैल्यू जो है 1/f ऑफ डी क्यू, यानी ये पूरा जो y कोफिशिएंट है d में वो सारा होगा 1 में।
और यहाँ पर जो आपका जो राइट हैंड साइड में q है इंडिपेंडेंट ऑफ ये सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए और ये x का फंक्शन हो। यहाँ पर जो d हम लिख रहे हैं वो d कैपिटल वो है क्या, d/dx है, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये बातें हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएँ जो कि प्रैक्टिस में हो। तो नाउ लेट अस डिस्कस some questions based on CF only, जो CF निकालने पर ही बेस्ड करते हैं, वो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व, ये कहा जाता है सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7 dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो यहाँ पर तो ये आपका q 0 है इस वजह से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में, पहला तो काम ये है कि लेट अस राइट कैपिटल D फॉर d/dx, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 7d माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें दो बातें आ सकती हैं। यह पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिलेगा वो मैंने आपसे बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, जहाँ जहाँ ये y कोफिशिएंट है ना ये पूरा, इसमें जहाँ जहाँ d है वहाँ m रख दीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना पड़ता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू निकलेगी, जिसे हम अभी जा रहे हैं सॉल्व करने, जैसे m स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6m माइनस m, 6m माइनस m करने से नहीं होगा, 3m कर देते हैं और 2m कर देते हैं, 3m कर दें 2m कर दें तो भी नहीं होगा, 6 है ना आपका, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका 6 करते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 6 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर प्लस ले लेते हैं शायद, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यहाँ पर आपको माइनस 7 हो गया। चाहे दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं जनरल, तो हम दूसरी बात कर लेते हैं आपसे। हेलो, ये मान लीजिए आपको ऐसे ना एग्जांपल लेकर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसको क्यूब कर लेते हैं, इसको क्यूब कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फैक्टराइज करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी दिक्कत हो रही है। अब ये क्यूब कर लिया और ये ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ जो हो जाएगा आपका, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो जाएगा वो आपका d3 माइनस 7d और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा m क्यूब हो जाएगा। अब m क्यूब हो गया, इसको सॉल्व करना है। m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व किया जाए और वैल्यू निकाला जाए m की। तो सबसे पहले यहाँ हम चलते हैं m की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर मिला आपका m क्यूब माइनस 6m माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था, ये भी पिछले वाले में। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या होता है कि भाई तो आपका क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, तो इसके वास्ते हम पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो m की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो ज़रा देखिए, m की जगह पर 1 रखने से ये 0 नहीं आएगा, लेकिन यही m की जगह पर अगर माइनस 1 रखते हैं तो इट बिकम्स 0। यानी कि हम इट इज़ क्लियर दैट m प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा। जब फैक्टर होगा तो चाहे तो हम m माइनस प्लस 1 से डिवाइड कर लें, या हम इसको कुछ ऐसा ग्रुपिंग करके हम फैक्टराइज कर लें। तो m स्क्वायर क्यूब कर लें प्लस m स्क्वायर कर लें, यहाँ पर माइनस m स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर कर लें आपका, यहाँ पर 7m है तो यहाँ पर m कर लें माइनस 6m करके, और यहाँ पर आपका माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि इस माइनस 7m को माइनस m माइनस 6m लिख दिया,
और ये आपका यम स्क्वायर ऐड कर दिया, यम स्क्वायर सेपरेट कर दिया ताकि इसमें कोई चेंज ना होए। इसमें से हम यम स्क्वायर बाहर निकालें तो ये हो जाएगा m+1। यहाँ से यम स्क्वायर यम बाहर निकालेंगे, माइनस यम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा m+1, और यहाँ -6 बाहर निकालेंगे तो m+1 आएगा =0, यानी m+1 एक फैक्टर निकल गया, m² - m -6 =0। अब देखें फिर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो m+1 यहाँ निकल गया। फिर इसको फैक्टराइज करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो m² - 3m कर लेते हैं प्लस 2m करके -6 =0 कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा m+1, यहाँ m बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m-3, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो भी हो जाएगा m-3, और ये =0। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये फैक्टर मिलता है m+1, m+2 और m-3 =0। यानी इससे मिलती है वैल्यूज़ आपको जो मिलेगी m की, वो मिलेगी -1, -2 और 3। अब मैंने कहा था कि जब ये यहाँ से देखा जाए तो इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यूज़ ऑफ m आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी है और अलग अलग भी है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का तरीका होता था c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻2x प्लस c3 e⁻3x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हम देखें तो चूँकि यहाँ देखें कि सिंस q =0 है इस क्वेश्चन में ही, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 होगा। Hence the complete solution is y CF + PI होता है यहाँ पर। तो PI तो आपका 0 है, तो y CF यानी c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻2x प्लस c3 e⁻3x, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, एक तरीका बताया कि कैसे हम किसी भी फंक्शन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो nth ऑर्डर, मैंने हायर ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, अभी तो मैंने बताया कि 3 ऑर्डर का है और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी था। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, और इसके रूल्स ऑलरेडी हमने बता दिए थे पहले, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के साथ ही। और मैं आपको अब जा रहा हूँ बताने कि कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं आपको बात करने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल rules to find the particular integral तो हम जैसे हम कोई भी लेते हैं, लेट अस कंसीडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of nth order with constant coefficients given by, हम ले लेते हैं d to the power a0 d to the power n, a1 d to the power n minus 1, a2 d to the power n minus 2, dash dash an minus 2 d square an minus 1 d plus an y =q। ये हमने ले लिया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर वेयर d स्टैंड्स फॉर d/dx, ये हमने बता दिया आपसे। तो हम जानते हैं कि इसका जो बात करें देन, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ अगर हम लिखें f ऑफ d इज़ इक्वल टू a0 d टू दी पावर n प्लस a1 d टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू दी पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an माइनस 2 d टू दी पावर 2
प्लस an-1d और प्लस an को हम लोग f ऑफ d ले लें इसको, देन above equation कैन बी रिड्यूस्ड टू, अब ये मिलेगा f ऑफ d y इज इक्वल टू q, ये मिल जाएगा हमारा इक्वेशन। नाउ अब जब ये मिल गया तो हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं बताएं इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ है हेयर, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इसको लिखते हैं शॉर्ट में, ये होता है 1/f ऑफ d और q। हम ये कह सकते हैं कि वेयर f ऑफ d इज़ इक्वल टू a0 d टू दी पावर n, a1 d टू दी पावर n-1 एंड सो ऑन और an, ये हम कह सकते हैं। इसका बताना है हमको। तो नाउ तो लेट अस डिस्कस द रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो रूल नंबर 1 है आपका पहला रूल। इसमें क्या किया गया है, बताया गया कि अगर मान लीजिए कि f ऑफ d जो है, इफ़ f ऑफ d इज़ ओनली d, केवल d हो, इसमें d के पावर स्क्वायर ना हो, स्क्वायर क्यूब ना हो, तो ऐसे में हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/dq हो जाएगा। 1/dq को लिखा जाता है इंटीग्रल q इंटू डी एक्स। अब इस चीज़ को मैं प्रूफ करके समझाता हूँ। लेट 1/dq इज इक्वल टू v मान लेते हैं, ये v है। ये बताता है कि d इंटू वी इज इक्वल टू q, और d जो होता है वो आपका d/dx होता है। तो यहाँ मिले क्या, dv/dx इज इक्वल टू q। अब इसको हम थोड़ा सा और लिखना चाहें तो dv इज इक्वल टू q इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन गिव्स अस, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q dx। सो इट इज़ v इज इक्वल टू इंटीग्रल q dx। तो फाइनली हमको ये मिला था। आपने क्या लिया था, आपने तो लिया था 1/d इज इक्वल टू q इज इक्वल टू v, और यहाँ क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू मिल गया इंटीग्रल f q dx। तो यहाँ हमको ये मिला फाइनली 1/d इंटू q की वैल्यू आएगी इंटीग्रल q इंटू डी एक्स। ये चीज़ हमको ध्यान रखना होगा आपको। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम जो होता है आपका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए इन केस इफ़ f ऑफ d की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाए, मान लीजिए d-α1 d-α2 इस तरह से हो जाए, और d-α1 इंटू α2 ही मानिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, d माइनस मान लीजिए आपको αn आ जाए, इतने सारे आ जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देन तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, ज़रा इसको ध्यान से देखें। 1/d-α1 d-α2 d-α3 डैश डैश d-αn और q होगा, ये होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऐसे में अब इस तरह से अगर कोई भी दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, यहाँ की जगह पर फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए sin x हो जाए, cos x हो जाए, e टू दी पावर x हो जाए, a टू दी पावर x हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये निकालने के लिए दे दिया जाए तो कैसे आप निकालेंगे, ये हम आपको जा रहे हैं बताने। अब तो यहाँ जो है हम करते क्या हैं, हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला अप्रोच होता है कि जो 1/, ये लिखा होता है 1/ ये d-α1 है, d-α2 है, इस तरह से d-αn है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। यहाँ सपोज कर लेते हैं a/d-α1 प्लस b/d-α2 और प्लस इस तरह से आपको z/d-αn मान लीजिए, ऐसा हम कर लेते हैं। चाहे कुछ और ले लीजिए, c/d-αn। अब ये पार्शियल विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड
partial fraction method, we try to find the value of A, B and C निकालते हैं। एंड देन और ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करने जा रहे थे हम, 1/d माइनस अल्फ़ा 1 d माइनस अल्फ़ा 2 और डैश डैश ये d माइनस अल्फ़ा n आया था और q था। अब ये हो जाता है ऐसे 1/a है तो a हो जाएगा, इधर कांस्टेंट तो कुछ आएगी ही वैल्यू, ये हो जाएगा 1/d माइनस अल्फ़ा 1 इंटू क्यू प्लस b हो जाएगा 1/d माइनस अल्फ़ा 2 इंटू क्यू, और इस तरह से आपको डैश डैश यहाँ हो जाएगा c 1/d माइनस अल्फ़ा n इंटू क्यू। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे d माइनस अल्फ़ा 1/q। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड 1/d माइनस अल्फ़ा 1 इंटू क्यू। अगर ये निकालना आप सीख जाएंगे तो d माइनस अल्फ़ा 2q भी निकाल सकते हैं, d माइनस अल्फ़ा n 1/d माइनस अल्फ़ा n q भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें, इसको हम मान लेते हैं v है, ये हम से कर लेते हैं। अब ऐसे में यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार कि ये d माइनस अल्फ़ा 1 और q के लिए हम निकालने जा रहे हैं इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि इतना है, तो यहाँ से देखते हैं आपको बड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि ये d माइनस अल्फ़ा 1 इंटू वी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। या इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर मान लो d तो क्या होता है आपको पता ही है, d क्या है, व्हाट इज़ d, इट इज़ d बाई डी एक्स। तो इसमें रखेंगे हम तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू वी है आपका इज इक्वल टू क्यू। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ a linear differential equation of first order and of first degree। तो ऐसे में इसका जो सॉल्यूशन निकलता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e टू द पावर इंटीग्रल माइनस अल्फ़ा 1 और dx, यानी e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x आएगा। और इसका सीधे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी y जब यहाँ पर v है तो ये हो जाएगा v इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर। इंडिकेटिंग फैक्टर का मतलब हो जाएगा आपके टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x इज इक्वल टू q इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर माइनस अल्फ़ा 1x इंटू डी एक्स। यहाँ से हम v निकालना चाहें तो इस यहाँ से v निकालने से हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x और q e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x डी एक्स। तो फाइनली हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये v की वैल्यू निकली और इसको आपने v माना था। ये दोनों से देखेंगे तो ये 1 अपॉन जो मिला d माइनस अल्फ़ा 1 इंटू क्यू, इसकी वैल्यू मिल जाती है e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x इंटीग्रल q e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x इंटू डी एक्स। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि e टू द पावर इधर से इधर जाएगा इस साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ अ प्लस। ये आपको निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये निकलना सीख जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते होंगे। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि दो तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल बताया कि जब 1/f सिर्फ d हो और q है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन q dx। जब 1/d माइनस अल्फ़ा 1 हो q हो तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती है e टू द पावर अल्फ़ा 1x और इंटीग्रल q e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x dx। इस चीज़ को हमेशा मेमोराइज करके रखिएगा ताकि क्वेश्चंस करते समय इसका इस्तेमाल होगा। अब आते हैं आपको रूल नंबर 3 पर। नाउ कम टू द रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 3 में ये बताया गया कि अगर इन केस ये आपका एफ ऑफ डी तो वैसे ही है जैसे है, एफ ऑफ डी आपका ऐसे ही रहे, a0 d टू द पावर n रहे, a1 d टू द पावर n माइनस 1 रहे और डैश डैश an-1d रहे और प्लस an रहे, ये ऐसे ही रहे। बट q इज़, अगर q की वैल्यू जो है e टू द पावर मान लीजिए ax हो जाए, तो ऐसे में देन हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकलता है pi वो होता है 1/f ऑफ d और q होता है। तो ये हमारे में ये हो जाएगा आपका 1/d का मतलब हो जाएगा ये
पूरा का पूरा, और ये क्यूब का मतलब हो जाएगा यहाँ पर e⁴ इसकी वैल्यू के लिए भी सॉल्व किया गया, देखा गया। तो ये फाइनली आपको लर्न करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ मैथमेटिशियन, तो आपको ये सिर्फ ये जानना है कि कैसे करना होता है। तो ये जो इंटीग्रल निकलता है, यानी कि पी जो निकलता है 1/f(d) और e⁴ax, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/f(a)e⁴ax। लेकिन ध्यान रहे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है कि हियर f(a) का क्या मतलब है? f(a) का मतलब है कि f(d) में जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ क्या रखना है? a रखना है। तो अगर ये 0 ना हो तब की बात है ये। फिर ये बात आती है इसी में, तो मैंने आपको समझाया कि पहला तो ये है कि दूसरा इसी में आ जाती है बात कि अगर इन केस मान लीजिए इफ़ f(a) अगर 0 हो जाए, तो ऐसे में क्या किया जाता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय ये कर दिया जाता है कि 1/f(d) और e⁴ax को अब लिखा जाता है x/f'(a)e⁴ax। ये तब होता है जब f(a) 0 हो, लेकिन f'(a) 0 के बराबर ना हो। व्हाट इज़ f'(a)? f'(a) का मतलब होता है d/dd ऑफ fd, और इसी में जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a रख देना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ fd, और जहाँ पर d रखना है वहाँ पर a रख देना है। ये मिल जाता है। अगर फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए इन केस तीसरा ये बात कर लें कि अगर मान लीजिए इफ़ f(a) तो 0 है ही है, f'(a) भी 0 हो जाए, तो हमको देखना रहता है कि f'(a) तो 0 ना हो। जब ये 0 नहीं होता है तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकलता है, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, ये आपका ये f(a) 0 हो जाए, f'(a) 0 के बराबर हो जाए, और लेकिन f'(a) के बराबर 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) और यहाँ पर e⁴ax लिखते हैं, तो ये हो जाता है x² और e⁴ax। ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि ये जो रूल्स हैं, आपको ये सारे के सारे रूल्स आपको जानने होंगे। और इसी कंटिन्यूएशन में मान लीजिए अगर आपको मिल जाए कि अगर f(a) भी 0 हो जाए, f'(a) भी 0 हो जाए, और f'(a) भी 0 हो जाए, और f'(a) 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकलता है 1/f(d)e⁴ax की वैल्यू ये हो जाती है x³ f'(a) और e⁴ax। ये इसका आंसर हो जाता है। ये तभी हो पाता है जब f'(a) इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे ही हम आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये फार्मूला हमको मिलता जाएगा। ये मैंने अब इसी बताया आपको कि एक रूल है तीसरा रो। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ आपके प्रैक्टिस में हो जाए। तो एक कोई क्वेश्चन मैं अभी आपको लेना चाहता हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस में रहे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी दिया जा सकता है, और फिर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। तो जैसे मान लीजिए आपको ये पहला प्रश्न लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कह दिया जाए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए दे दिया जाए आपको d3y/dx³ -2 d2y/dx² +4 dy/dx -8y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 8 दे दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो बात आती है, इसको सॉल्व करने की बात कही गई, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर 8 है तो कांस्टेंट है, लेकिन साथ में आपको 8 इंटू e⁴0x भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके सोल्यूशन में, सबसे पहला काम तो ये है कि इक्वेशन इसको मान लेते हैं, लेट अस राइट, हम लिखते हैं इसको कैपिटल D लिखते हैं फॉर d/dx, और वी गेट, ये हो जाएगा आपका d³ -2d² +4d -8, और यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा और 8 मिल गया।
फिर यहाँ हम लिख सकते हो थोड़ा सा डी क्यूब माइनस 2d² प्लस 4d और माइनस 8, और यहाँ पर y के साथ में 8 इंटू e⁻0x भी कर देते हैं। तो सबसे पहला काम इसको लिखेंगे हम आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ज़रा ध्यान से आप देखेंगे बहुत आसान है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैंने कहा था कि y कोफिशिएंट में जहाँ जहाँ d होता है वहाँ m लिख देना है और 0 कर देना है। यहाँ पर मिल जाएगा m³ माइनस 2m² प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में यहाँ पर m² कामन ले लें तो हो जाएगा m-2, और यहाँ प्लस 4 कामन ले लें तो भी अब तो m-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो आएगा। या हम ये भी देखें इसको, तो m-2 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ देखें तो ये आपको m-2 इज इक्वल टू 0 होगा एंड m² प्लस 4 इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो यहाँ से हम फाइनली मिल गया m इज इक्वल टू 2, और यहाँ मिल गया आपका m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू आई इज़ इमेजनरी। तो मैंने आपसे बताया था, यहाँ देखिए यहाँ पर रियल भी है और यहाँ इमेजनरी भी रूट्स हैं, रियल रूट्स भी हैं और इमेजनरी रूट्स हैं। तो इसके लिए हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका बताया था, जिसको हम CF कहते थे। तो CF लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, C1 e⁻x हो जाएगा 2x, ये तो C अकेले है तो ये 2x हो गया, प्लस यहाँ पर आपका अल्फ़ा प्लस आई बीटा में अल्फ़ा की जगह पर 0 है e⁻0x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा C1 cos ऑफ 2x और प्लस C2 हो जाएगा क्योंकि C1 ले चुके हैं, C3 कर लीजिए इसको, और साइन ऑफ 2x। यानी फाइनली हमको CF मिल रहा है आपका C1 e⁻2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x, ये हमको मिल गया। अब हमको निकालना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब PI निकालेंगे तो ये सीधे आपको क्या होगा कि PI इसका आप खुद देख सकते हैं कि ये सीधे हो जाएगा 1/d³ माइनस 2d² प्लस 4d माइनस 8, और यहाँ हो जाएगा आपका 8 e⁻0x। तो ये 8 तो कांस्टेंट है, ऑपरेटर d के रिस्पेक्ट में करना है तो ऑपरेशन तो होगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकाल लीजिए आप। 1/d³ माइनस 2d² प्लस 4d और माइनस 8, यहाँ बचेगा e⁻0x। हमने बताया अभी आपको, यहाँ पर जो इस्तेमाल करिए यहाँ आप जरूर लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/f ऑफ d e⁻ax की वैल्यू जो होती है 1/f ऑफ a होती है e⁻ax के, अगर f ऑफ a 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ देखा जाए तो एक जगह पर 0 है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह पर 0 है, अगर इसमें 0 भरते हैं तो ये तो हो जाएगा 8। क्या 0 होगा ये पूरा, देखिए तो ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 और माइनस 8, ये 0 नहीं होगा e⁻0x। यानी ये मिल गया आपका 8/-8, दिस इज़ -1। इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है वो -1 निकल रहा है, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज़। तो ऐसे में जो होगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में आएगा y इज इक्वल टू CF यानी C1 e⁻2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप करते हैं कि मैं आपको ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह से मैं कोई और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपको समझ में आ जाए और ठीक से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेट अस डिस्कस सम अदर एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व 2 टाइम्स d2y/dx² माइनस d2y/dx² प्लस 4dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू e⁻x मान लीजिए आ गया।
तो ये इसके सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम है, अब हम ज़्यादा बार लिखेंगे नहीं, या ये लिख सकते हैं 2d³ माइनस d² प्लस 4d माइनस 2y इज इक्वल टू e⁴x। यहाँ हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू d/dx, ये मिल जाएगा। यू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे आप, तो हो जाएगा 2m³ माइनस m² प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ से देखें तो 2m² बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m-1। यहाँ से अगर हम यहाँ से 2m नहीं, सिर्फ m² बाहर निकालेंगे ये आएगा 2m-1। यहाँ से सिर्फ 2 बाहर निकालते हैं तो भी आएगा 2m-1 इज इक्वल टू 0। यानी हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2m-1 और ये मिलेगा m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। यानी कि हम इसको सॉल्व करें तो 2m-1 इज इक्वल टू 0 एंड m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 1/2 और यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2 टाइम्स i, √2 टाइम्स i ये आएगा। तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा आपका वो हो जाएगा c1e⁴x/2 प्लस c2 cos √2x प्लस c3 sin √2x, ये मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ज़रा ध्यान से देखें तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो निकलेगा इसका, तो पी जो निकलेगा वो पी निकलेगा आपका 1/2d³ माइनस d² प्लस 4d माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा e⁴x। तो यहाँ पर हम आप जानते हैं कि पहला काम थी 1/f ऑफ d e⁴x, ax अगर है ये 1/f ऑफ a हो जाता है e⁴x, लेकिन ध्यान रहे ये तभी हो पाता है जब f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस बात की हम यहाँ पर अप्लीकेशन करें तो जहाँ जहाँ d होगा वहाँ 1 होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर कंपेयर करें तो a इंटू एक्स है, यहाँ तो 1 इंटू एक्स है। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ 1 रखें तो हो जाएगा 2 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 और माइनस 2 और e⁴x ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करें हम तो 2 माइनस 1 हो गया, अब प्लस 4 5 हो गया, 5 माइनस 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/3 e⁴x हो जाएगा। ये मिलेगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/3 e⁴x मिला। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज अब सीधे यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ ये हो जाता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और ये मिल गया आपका y इज इक्वल टू CF इज मीन्स दैट आपका हो जाएगा c1e⁴x/2 प्लस c2 cos √2x और प्लस c3 sin √2x और प्लस PI इज़ 1/3 e⁴x। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का प्रयास करें और क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का प्रयास करें और यू विल गेट द। देखिए मैंने अभी बता दिया आपको कि सबसे पहला काम इसमें 3 ही काम करना है। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है और मैंने आपको रूल्स बता दिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका, उसी हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिख लें। क्यों यहाँ पर देखिए एक आया था रियल रूट आया है, इमेजनरी रूट्स आया है, उसको तरीका आपको बता चुके हैं लिखने के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मैंने 2 तरीका आपको 3 तरीके बता दिए जिसमें कि ये आ जाता है और इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे आपको चौथा नियम जा रहे हैं बताने, रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और भी इसके नियम्स हैं, तो अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है आपका नेक्स्ट रूल नंबर जो भी होगा नंबर डाल देंगे। अगला रूल नंबर है आपका, ये रूल जो भी हो शायद 3 बता चुके हैं तो चौथा होगा ये। तो अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए Q की वैल्यू आपको सिर्फ हो जाए sin AX प्लस B हो जाए या cos AX प्लस B हो जाए, इन दोनों में से कोई हो जाए, चाहे sin AX प्लस B हो चाहे sin cos AX प्लस B हो, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं एक्चुअली जो PI निकालते हैं वो PI तो होता है 1/f ऑफ D और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q।
और इसके बारे में आप जानते हैं कि जो एफ ऑफ डी है ये होता है a0 d का पावर n, a1 d का पावर n-1 प्लस कहीं आपके बीच में कहीं आएगा ये भी an-2d स्क्वायर, फिर आएगा an-1d प्लस an, ये इस तरह से आता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए जब हम साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी की बात करेंगे तो इस पूरे वाले को हम एफ ऑफ डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ डी नहीं लिखेंगे, इस पूरे वाले को लेट अस राइट एफ ऑफ डी स्क्वायर। वो सेम है लेकिन सिर्फ हम एफ ऑफ डी स्क्वायर लिख रहे हैं। a0 d टू दी पावर n, a1 d टू दी पावर n-1, इस तरह से आपका a2 हो जाएगा d टू दी पावर n-2। इसी में आगे बढ़ने पर कहीं आएगा an-2d स्क्वायर प्लस an-1 इंटू डी और प्लस an, ये हमने लिख दिया। तो जब लिखेंगे ये एफ ऑफ डी स्क्वायर लिख दिया। दरअसल हम चाहते क्या है कि इसमें डी स्क्वायर को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसमें इस पॉलिनोमियल में जो डी में पॉलिनोमियल दिख रहा होगा इसमें डी स्क्वायर को हाईलाइट करना चाहते हैं। इसमें जब डी स्क्वायर को हाईलाइट करेंगे आप तो ये ऐसे लिखा जाएगा एफ ऑफ डी स्क्वायर। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालने जा रहे थे वो हो जाएगा 1/f ऑफ डी स्क्वायर, और क्यू की जगह पर लिखाएगा आपका साइन ax प्लस बी। इसको ध्यान रखिएगा। अब करना क्या पड़ता है कि यहाँ पर आपको देखना पड़ता है इसी में जहाँ जहाँ वी राइट माइनस टाइम्स ए स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ डी स्क्वायर ओनली इन एफ ऑफ डी स्क्वायर। एफ ऑफ डी स्क्वायर में जो साइन के साथ में ax है तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये माइनस a का स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली क्या है ये a का स्क्वायर, यानी इस कोफिशिएंट a का स्क्वायर के अगर 2 है तो यहाँ 4 करेंगे हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अब उसके आगे माइनस यानी -4 रखना होगा। अगर 3 है तो a का यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी -9 रखना होगा एट द प्लेस ऑफ डी स्क्वायर। तो एफ ऑफ डी स्क्वायर रखेंगे तो ये जो एफ ऑफ डी स्क्वायर है ये हो जाएगा एफ ऑफ -a स्क्वायर। और अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है तो ऐसे में ये सीधे ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/f ऑफ -a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस बी। यानी हमको ये फार्मूला मिला, एक फार्मूला ये मिला हमको सच पूछिए तो कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर अगर साइन ax प्लस बी रहे ये पी में तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/f ऑफ -a का स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस बी। लेकिन ध्यान रहे ये तभी हो पाता है जब f ऑफ -a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक फार्मूला हमको मिल गया। इसी तरह से हम कॉस की बात करें अगर हम तो यहाँ पर बात कर लें पी की, चाहे सिमिलरली बात करें अगर पी की तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ डी स्क्वायर। अगर यहाँ कॉस ax प्लस बी हो तो सेम रूल लगता है, यहाँ भी हो जाएगा 1/-a स्क्वायर। ये सिमिलरली पी इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस ax प्लस बी हो जाए तो ऐसे में 1/ ये हो जाता है -a स्क्वायर कॉस ऑफ ax प्लस बी। ये तभी हो पाएगा जब f ऑफ -a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी एक फार्मूला हो गया और इन दोनों फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकते हैं कि भाई f ऑफ -a स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए, तब क्या करेंगे आप। इसकी बात भी मैं अभी कर देता हूँ कि अगर इन केस ऐसा भी हो सकता है कि f ऑफ तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर इन केस ऐसा होता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ 1/f ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ साइन ऑफ ax प्लस बी की वैल्यू ये आपका ax अपॉन f डैश ऑफ -a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस बी हो जाता है। ये तभी हो पाता है इफ़ f ऑफ -a स्क्वायर 0 हो एंड
एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के बराबर ना हो। ये भी आपको रूल जानना होगा। इसी तरह से आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये भी हो जाता है 1/f ऑफ डी स्क्वायर और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू इतनी भी हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाता है। ये तब संभव है जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो, एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर भी जीरो हो, लेकिन एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं हो। ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाता है और इसी तरह से इस फार्मूले को हम आगे बढ़ा देते हैं। और सिमिलरली जो बात करते हैं आपको इसी तरह की, वो आपको आप कोसाइन के लिए भी बात कर सकते हैं। आल्सो पर्टिकुलर की बात कर लें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए 1/pi 1/f ऑफ डी स्क्वायर कहा जाए, यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी हो जाए, तो आपका ये भी हो जाएगा x अपॉन एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर और साइन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, या सॉरी कॉस है ये, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। लेकिन तभी संभव होगा जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आपका जीरो हो और एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के बराबर ना हो। ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा तरीका। अब मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन करता हूँ तो शायद आपको और ठीक से लगेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे पास, कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये ले लेते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 4x, सॉरी 2x, ये निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि कैसे करना होता है सॉल्व। ये हो जाएगा पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा इस केस में, और एम की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2i होगी। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा c1 cos ऑफ 2x और प्लस c2 साइन ऑफ 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें हम, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/d स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 3x प्लस कॉस 2x। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/d स्क्वायर प्लस 4 और साइन 3x, और यहाँ हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4 और कॉस 2x। फिर यहाँ पर इसकी बात करें तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा कि यूजिंग 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता क्या है 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तभी हो पाता है जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बात का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो ऐसे में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पी आई जो मिलेगा, ये हो जाएगा 1/-9 प्लस 4 और ये हो जाएगा साइन 3x। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा -4 + 4 तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो मैंने बताया था आप x कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2d और ये हो जाएगा आपका cos 2x। तो d तो होता तो d स्क्वायर होता तो -4 रख देते, लेकिन d तो है नहीं। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/5 साइन 3x और ये हो जाएगा आपका ax/2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos 2x dx। यानी फाइनली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है हमको वो जाएगा साइन 3x/5 माइनस टाइम्स और प्लस x/2 और cos 2x का होता है साइन 2x/2। यानी हमको मिल गया आपका ax साइन 2x/4 और माइनस साइन 3x/5, ये मिल जाता है। तो अब इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन सीधे लिखेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन की बात करेंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन सीधे होगा कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखा जाएगा
वो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हो जाएगा C1 कॉस ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, और प्लस पी आई की बात करेंगे तो x साइन 2x बाई 4 और माइनस साइन 3x बाई 5, यही इसका आंसर हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा आपको। तो आज का मैं वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे की और भी इसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के रूल्स हैं ये बताएंगे, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ मैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इसी तरह से आप वीडियो लेक्चर आप देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आपको कमेंट दें या इसको लाइक करें, और हम इसी तरह से इस तरह के इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के आपको हम देते रहेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस मैथमेटिक्स की होती रहे। और मेरी एक निवेदन ये है कि आप जो है इस कोविड के पैंडेमिक में आप अपने आप को सुरक्षित रखें और घर रहें और अपनी प्रैक्टिस जारी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।